हेलो डियर। तो आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी हमारे थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं, मैंने बताया था कि मंडे से आपका रिवीजन चलने लगेगा। तो फाइनली आज रिवीजन आपका आ चुका है। अच्छे से देखिए, समझिए। एग्ज़ाम के लिए वे ही क्वेश्चन हम रिवीजन में लेंगे जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग मिडवाइफरी एंड गाइनकोलॉजी दोनों एक ही में है, ठीक है ना। तो मिडवाइफरी एंड गाइनकोलॉजी से हम लोग आज 2-3 प्रश्न देखेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग कहते हैं कि अच्छे से तैयारी नहीं होता, ये नहीं होता है, तो भाई वीडियो को देखिएगा नहीं, समझ गए, समझिएगा नहीं चीज़ें को, एक बार से दो बार पढ़िएगा नहीं तो कहाँ से याद होगा। वही होगा जो अभी पढ़िएगा बाद में भूलिएगा, क्योंकि वीडियो को देखते नहीं हैं, पीडीएफ को अपने से पढ़ते नहीं हैं, तो कहाँ से हो जाएगा। ऐसे घूमने से, ऐसे कहने से नहीं होता है, समझ गए। पढ़ना पड़ेगा। किसी भी स्टेट के लिए ये आपका मान्य है, सभी राज्यों के लिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पहला प्रश्न है हमारे सामने, आपके सामने। सूतिका अवस्था का संक्रमण, इसी को हम लोग प्यूरिपेरल इन्फेक्शन कहते हैं। प्यूरिपेरल इन्फेक्शन जो होता है, इसी को प्यूरिपेरल सेप्सिस कहिए या प्यूरिपेरल इन्फेक्शन कहिए, बात वही होगा, समझ गए। हिंदी में सूतिका अवस्था का संक्रमण होता है। सूतिका अवस्था क्या होता है? तो बच्चा के जन्म के बाद का जो समय होता है एक महिला के लिए, वह सूतिका अवस्था ही होता है, जो कि 4 से 6 सप्ताह का समय होता है प्रेग्नेंट बच्चे को जन्म देने के बाद। यही 4 से 6 सप्ताह में जो है महिला के जो जननांग है वहाँ से डिस्चार्ज होते रहता है बच्चे के जन्म के बाद। तो इस अवस्था में संक्रमण का खतरा भी होता है। उसी को हम लोग प्यूरिपेरल इन्फेक्शन या प्यूरिपेरल सेप्सिस कहते हैं, ठीक है। इसके कारण को बताना है, इसके लक्षण को बताना है, इसके मैनेजमेंट को बताना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। सबसे पहले समझिए ये होता क्या है। तो उम्मीद है बता ही दिए कि प्रसव की जटिलताओं कॉम्प्लिकेशन के कारण जनन मार्ग में होने वाला संक्रमण सूतिका अवस्था का संक्रमण कहलाता है। देखिए, किसी का लेबर हो गया, समझ गए, किसी का लेबर हो गया मतलब बच्चे जन्म हो गया, बच्चा जन्म, शिशु जन्म ले चुका। लेने के बाद अब कहीं ना कहीं प्रसव में कुछ ऐसा दिक्कत आया होगा या सही से प्रसव में सावधानियां नहीं रखा गया होगा, तो वहाँ पे जो है एक कॉम्प्लिकेशन आ जाता है, एक जटिलता आता है। और उन जटिलता के कारण जो है जनन मार्ग में संक्रमण हो जाता है, जो आपको बच्चे के जन्म के बाद जो है 4 से 6 सप्ताह के अवस्था में जो है देखने को मिल सकता है, हो जाता है। तो यह जो है आपके क्या कहते हैं, सूतिका अवस्था का संक्रमण कहते हैं, समझ गए। कारण क्या होता है? तो संक्रमण उत्पन्न करने वाले जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं। अब जननांगों में जो संक्रमण उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो 2 प्रकार के हैं। पहला है एंडोजीनस ऑर्गेनिज्म। पहला क्या है? इंडोजीनियस ऑर्गेनिज्म। एंडोजीनियस के मतलब क्या होता है? आंतरिक वाला, समझ गए। ये जीवाणु रोगी के अंदर ही पाए जाते हैं। इन जीवाणुओं को जो है वृद्धि करने के लिए उपयुक्त वातावरण शरीर के अंदर ही मिल जाता है। तो जो इंडोजीनियस ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि जो फीमेल है, फीमेल के बॉडी के अंदर ही जो है ये ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ये सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, इसीलिए इसे इंडोजीनियस ऑर्गेनिज्म कहा गया है। अब ये होता यह है कि बॉडी में ही यह वृद्धि करने लगता है, क्योंकि बॉडी में ही वृद्धि करने के लिए इसे जो वातावरण चाहिए वह वातावरण उस दौरान मिल जाता है, जो बच्चे के जन्म के बाद होना चाहिए, वह जो है संक्रमण के लिए उपयुक्त होता है, संक्रमण फैलने के लिए, ठीक है। अब इस वातावरण में ये जीवाणु इंडोजीनियस वाला अपना वृद्धि करने लगता है, संक्रमण बढ़ाने लगता है। जैसे स्ट्रेप्टोकोकी एनारोबिक, ई कोली, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रेडियम बेल्की, क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी या फिकली जो होता है, यह सब जीवाणु के नाम है। स्ट्रेप्टोकोकी, ई कोकी, ठीक है, ई कोली, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस, क्लोस्ट्रेडियम बेल्की, क्लोस्ट्रेडियम टिटेनी, फिकल, ये सब जो है आपके नाम होते हैं किसका? इंडोजेनियस जीवाणु का, जो शरीर के अंदर संक्रमण पैदा कर देते हैं, ठीक है। आगे है दूसरा है एक्सोजेनियस ऑर्गेनिज्म। एक्सोजेनियस जो वातावरण के बाहर मौजूद होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जीवाणु किसी माध्यम द्वारा बाहर से शरीर के अंदर प्रविष्ट कर जाते हैं। इस प्रकार के जीवाणु अधिकतर ड्रॉपलेट संक्रमण व स्पर्श आदि द्वारा फैलते हैं। तो जो ये एक्सोजेनियस जो ऑर्गेनिज्म होता है,
तो यहाँ पे आप लोग ये चीज़ें देख लिए कि जो एक्सोजेनियस जो ऑर्गेनिज्म है, यह वातावरण से बॉडी के अंदर प्रवेश करता है और इस प्रकार के जीवाणु अधिकतर ड्रॉपलेट संक्रमण व स्पर्श आदि द्वारा फैलते हैं। जो बहुत सारे वातावरण में मौजूद सूक्ष्म जीव होते हैं वह सब शरीर में प्रवेश कर जाएगा बाहर से, तो इसीलिए इसे एक्सोजेनियस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ओके, चलिए, तो दोनों इंडोजेनियस एक्सोजेनियस ऑर्गेनिज्म को समझ गए। आगे है अब कुछ अन्य कारण भी होता है संक्रमण फैलने का सूतिका अवस्था में, समझ गए। अन्य कारण में क्या होगा, तो जैसे कुपोषण, जैसे ही आपके बॉडी में कुपोषण होगा, आहार संतुलित मात्रा में नहीं लीजिएगा तो कुपोषण होगा। कुपोषण होने से भी जो है शरीर कमज़ोर होगा और शरीर कमज़ोर होने से इन्फेक्शन होना मामूली बात हो जाता है, तो कुपोषण भी कारण होगा। एनीमिया, चूँकि जो प्यूरिपेरल जो आपका समय होता है सूतिका अवस्था, उसमें आप लोग को पता है कि जब डिलीवरी होने के बाद 4 से 6 सप्ताह तक, लगभग 1 महीना तक जो है डिस्चार्ज जो है होते रहता है, वैजिनल डिस्चार्ज। तो इस कंडीशन में एनीमिया होने का खतरा होता है, समझ गए। अब एनीमिया होगा तो पेशेंट में क्या होगा, ये चीज़ें होगा ही, इन्फेक्शन, समझ गए ना। शैल क्रिया द्वारा प्रसर्व, अगर सिजेरियन सेक्शन द्वारा अगर प्रसर्व कोई करा रखा है तो ये कारण बनता है कि अगर थोड़ा भी अगर सिजेरियन सेक्शन में अगर चूक हुआ होगा डिलीवरी के समय, तो बाद में जो है आपके ये संक्रमण देखने को मिल सकता है। यही कारण है कि बहुत सारे महिलाओं को देखते होइएगा कि डिलीवरी कराने के बाद जो है उसको ये समस्या जो है यूट्रस वगैरह में जो है इन्फेक्शन जो है हो जाता है, क्योंकि उसका सिजेरियन सही से सावधानी से नहीं हुआ रहता है, ठीक है। आगे है रिटेंड प्लेसेंटा, प्लेसेंटा रिटेंड है, इस कंडीशन में भी ये चीज़ें हो सकता है। बार बार अगर आप वैजिना का एग्ज़ाम करवाते हैं, परीक्षण करवाते हैं, तो वह भी इन्फेक्शन कर सकता है। प्री टर्म लेबर, समय से पहले अगर बच्चा जन्म ले चुका है तो यह भी जो है आपके प्यूरिपेरल इन्फेक्शन में आ सकता है, ठीक है। उसके बाद प्रसर्व पश्चात रक्तस्राव, पोस्टपार्टम हेमरेज, यानी प्रसर्व के बाद बहुत ज़्यादा जो हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होता है, यह भी कारण होगा इन्फेक्शन होने का, ठीक है। तो ये सब जो है आपके कारण है, कारण आपके अन्य कारण मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए, मैंने जो बताया, एक कारण मैंने बताया, पीपीएच बताया, पीटी यानी पूर्व प्रसर्व बताया, ठीक है ना। बार बार योनि एग्जाम, रिटेन प्लेसेंटा, सिजेरियन सेक्शन, एनीमिया, कुपोषण, ये अन्य कारण जो मैंने बताया। अब ऐसा नहीं है कि इसमें सब कारण याद ही हो जाएगा हर कोई को। अब इसमें से 5 कारण भी याद रहेगा, अन्य कारण में लिख देंगे, हो गया, ठीक है ना। A to Z तो किसी को नहीं एकदम लाइन बाय लाइन याद रहेगा, जिसको याद रहेगा अच्छी बातें हैं। आगे देखिए, लक्षण साइन एंड सिम्टोम है। साइन एंड सिम्टोम्स की बात किया जाए तो क्या क्या दिखते हैं, अगर किसी को इन्फेक्शन होता है, प्यूरिपेरल इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन, तो नाड़ी दर बढ़ जाता है पेशेंट का, ठीक है। बॉडी का तापमान बढ़ जाता है 102 फ़ारेनहाइट, इससे ज़्यादा हो जाएगा। योनि से बदबूदार स्राव, योनि से तो चूँकि प्यूरिपेनियम पीरियड है, प्यूरिपेरल पीरियड है, अवस्था है, सूतिका अवस्था है, तो योनि से डिस्चार्ज होगा ही। तो जो डिस्चार्ज होगा वह काफ़ी बदबूदार होगा, मवाद युक्त आएगा, पस वाला आएगा, ऐसा जो है लोकिया आएगा। क्योंकि लोकिया आप लोग को पता है कि डिलीवरी के बाद जो डिस्चार्ज आता है उसी को लोकिया कहते हैं, ठीक है ना। तो यह लोकिया मवाद युक्त और बदबूदार आएगा। पेट के निचले भाग में दर्द होगा, जननांग के आसपास दर्द होगा, गर्भाशय में सूजन होगा, ठीक है। गर्भाशय जो होता है उसमें सूजन होने का खतरा होता है। और कभी कभी यह इतना ज़्यादा जटिल हो जाता है कि आपके यूट्रस में अगर इन्फेक्शन अगर फैल जाता है तो आपके यूट्रस में गांठ वगैरह हो जाएगा, यूट्रस में जो है आपके प्रॉब्लम कर देगा। तो फिर उस कंडीशन में सर्जरी वगैरह करवाना पड़ता है। यूट्रस को अगर ख़तरनाक हो जाता है तो यूट्रस को हटाना भी पड़ता है, समझ गए। इसलिए लेबर जो है प्रसर्व बहुत सावधानी से होना चाहिए, वरना यह प्यूरिपेरल सेप्सिस इन्फेक्शन बाद में हो जाता है, ठीक है। प्रबंध की बात किया जाए, इस बीमारी के लिए क्या प्रबंध करना चाहिए, तो महिला को पहले द्रव व इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाए रखे, मतलब जो बॉडी में तरल पदार्थ है इलेक्ट्रोलाइट उसको बना कर रखे। आवश्यक हो तो आईवी मार्ग से जो है द्रव प्रदान करते रहेंगे, ताकि बॉडी में जो है इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बना रहे, ठीक है। शरीर के तापमान को स्थिर रखने के लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग करना चाहिए, क्योंकि हम लोग ऊपर लक्षण में देखे हैं कि तापमान बढ़ जाता है, तो तापमान को नॉर्मल करने के लिए कोल्ड स्पॉन्जिंग करनी चाहिए, ओके। जनन मार्ग के उचित देखभाल करें, क्या करें,
चूँकि जनन मार्ग में ही ये इन्फेक्शन फैलता है और धीरे धीरे यह अंदर तक चला जाता है, जिसमें यूट्रस वगैरह भी हो जाता है। तो जननांग को अच्छे से देखभाल करना चाहिए महिला को। और हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया की उपस्थिति हो तो रोगी को पृथक करे, मतलब आइसोलेशन में रखे। ठीक है, अगर पता चल जाए कि हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से इन्फेक्शन है तो मरीज को अन्य मरीजों से अलग रखे। ठीक है। दर्द से आराम पाने के लिए एनाल्जेसिक दवा देंगे। ठीक है, दर्दनाशक। बुखार होने पर ज्वर नाशक देंगे, जैसे पैरासीटामोल। ठीक है, उसके बाद है महिला के सभी वाइटल ऑर्गेन जैसे तापमान, रक्तचाप, नाड़ी दर, श्वसन दर, इन सभी का रिकॉर्ड करके रखेंगे, क्योंकि इसका काम जो है लग सकता है। आगे है, रोगी को एंटीबायोटिक संवर्धन एवं उत्तेजनशीलता परीक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए कि रोगी को एंटीबायोटिक संवर्धन एवं सेंसेटिव परीक्षण करना चाहिए व उसी अनुसार एंटीबायोटिक का चयन करना चाहिए। रोगी को क्या करना चाहिए, इसका चेक आता है, क्योंकि सभी व्यक्ति में जो है सभी एंटीबायोटिक काम नहीं करता है। तो ऐसे में ये चेक करना चाहिए। ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट होता है, इसको टेस्ट करने से पता चलता है कि कौन सा एंटीबायोटिक पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, और उसी अनुसार एंटीबायोटिक चलाने से फ़ायदा होता है। ठीक है, आगे है, चिकित्सक के यानी डॉक्टर के अनुसार एंटीबायोटिक प्रदान करें। जैसे कुछ कॉमन एंटीबायोटिक है, एम्पिसिलिन है, मेट्रोनिडाजोल है, जेंटामाइसिन है, सेफेक्टाजाइम है, ये सब जो है सेफेटोसिम है, ये याद रखें। एम्पिसिलिन, मेट्रोनिडाजोल, ठीक है, उसके बाद जेंटामाइसिन, सेफोजिम, ये सब याद रखें कुछ एंटीबायोटिक। आगे है, 9वां है, यदि स्त्री को थकान हो, नींद आने में समस्या हो व तनाव हो तो चिकित्सक के अनुसार सीडेटिव दवाई दें। अगर मरीज को नींद में कमी आए, समस्या आए, थकान महसूस हो, ठीक है, चक्कर आए, तो इन सभी कंडीशन में एक सीडेटिव दवाई आता है जो रोगी को शांत करता है, रिलैक्स करता है, जैसे डाइजापाम। ये दवाइयाँ, क्लोनाजिपाम, ये देना चाहिए। ठीक है। 10वां है, रोगी को पर्याप्त पोषण स्तर बना कर रखे। रोगी को बिल्कुल जो है जो न्यूट्रिशन है उसको बना कर रखे, क्योंकि इन्फेक्शन अगर किसी में आता है तो न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। आगे है, एनीमिया की स्थिति में अतिरिक्त आयरन प्रदान करें, और बहुत ज़्यादा एनीमिया हो तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी जो है बीटी ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी जो है करवाना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रबंध है, मैंने आपको बता दिया। ओके, आगे चलते हैं। अब आगे है हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, एक तो लॉन्ग क्वेश्चन ऊपर मैंने करा दिया। अब शॉर्ट क्वेश्चन है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक। ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक का मतलब होता है प्रस्तुतिक सदमा। प्रस्तुतिक सदमा क्या होता है? वह सदमा जो गर्भवती स्त्री में सदमे के ज्ञात कारणों से उत्पन्न न हो, प्रस्तुतिक सदमा कहलाता है। अब गर्भवती स्त्री में सदमे के ज्ञात कारण से उत्पन्न न हो, मतलब कुछ ऐसा सदमा जो अन्य सदमे के कारण जो है नहीं आया हो। अब जैसे सदमा बहुत सारे होता है, जैसे हाइपोवोलेमिक शॉक होता है, एनाफाइलेटिक शॉक होता है, सेप्टिक शॉक होता है। तो ये सब शॉक अलग अलग होता है, जो पता होता है कि हाँ ये संक्रमण के कारण हुआ है, ये तरल के कमी के कारण हुआ है। ठीक है, तो अलग अलग जो है आपके शौक लगते हैं, लेकिन ये शौक ज्ञात है तो यह कारण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यह ऑब्स्ट्रक्टिव शौक है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शौक जो होता है वह प्रस्तुति के दौरान, समझ गए ना, महिला है उसको प्रस्तुति के दौरान जो है समस्या के कारण ये शौक आता है, उसी को प्रस्तुतिक सदमा कहते हैं। जैसे महिला में लेबर हुआ, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग निकल जाएगा, तो वह भी एक शौक का ही होगा, लेकिन कारण क्या होगा? प्रस्तुति। ठीक है, समझ गए। भले वो हाइपोवोलेमिक शॉक होगा, तरल बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, ब्लड निकल जाएगा, उससे सदमा लग जाएगा, वो बात अलग है, वो हाइपोवोलेमिक शॉक में आएगा। बट मेन रीज़न क्या है? ये प्रस्तुति है, समझ गए। या फिर बहुत ज़्यादा जो है डायबिटीज़ बढ़ने से भी जो है ये चीज़ें हो सकता है। तो कारण क्या होगा? मेन प्रेगनेंसी। तो ये कहीं ना कहीं प्रस्तुति में जो सदमा लगता है वह प्रस्तुति सदमा एक अपना सदमा ही होता है, शौक ही होता है, जो अन्य किसी ज्ञात सदमे के कारण से नहीं होता है। समझ गए चीज़ों को? चलिए, जिसका कारण क्या होता है? प्रस्तुति ही होता है खुद। कारण में ये होगा कि प्रस्तुति शौक का कारण प्रेगनेंसी होगा। प्रेगनेंसी में है तो जाहिर सी बात है प्रस्तुति के मतलब प्रेगनेंसी ही, तो ये प्रेगनेंसी में होगा।
प्रस्तुतिक पुतिता प्यूरिपेरल सेप्सिस। अब हम लोग को पता है कि सेप्टिक जो है सेप्टिक मतलब संक्रमण बहुत ज़्यादा अटैक करने से भी शॉक लग जाता है, आघात लग जाता है, सदमा लगता है। तो यह प्यूरिपेरल सेप्सिस अभी ऊपर देखे हैं, तो यह प्यूरिपेरल सेप्सिस भी कारण होगा। पीपीएच या एपीएच यानी पोस्ट पार्टुम हेमरेज या एंटी पार्टुम हेमरेज यानी प्रसव के बाद या प्रसव के पहले हेमरेज भी जो है सदमा का कारण हो सकता है, ठीक है, जो कि एक प्रस्तुति सदमा का ही रीजन होगा। प्रसव के समय असहनीय पीड़ा, प्रसव लेबर के समय बहुत ज़्यादा जो है पेन होना भी जो है ये कारण बन सकता है सदमा का। उसके बाद है अंतः गर्भाशय गर्भ मृत्यु, बच्चा जो है गर्भ के अंदर ही अगर किसी कारण से डेथ कर गया है, मृत्यु हो गए है बच्चे के, तो यह भी जो है उसके महिला को सदमा का कारण बन सकता है, ठीक है। आगे है एक्लेम्सिया प्री एक्लेम्सिया, तो एक्लेम्सिया भी एक बीमारी है और प्री एक्लेम्सिया भी बीमारी है, यानी प्री एक्लेम्सिया का बढ़ा हुआ लक्षण ही एक्लेम्सिया होता है, जो कि पढ़ाएंगे। तो आपको ये दोनों जो है हो सकता है, तो उसमें जो है आपके लग सकते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ओके। तो ये सब जो भी आप कारण देखे हैं, यह सब के सब कारण जो है आपके उससे रिलेटेड है। कोई भी ऐसा कारक नहीं बताया जो आपके गर्भ अवस्था से या प्रेगनेंसी से अलग हो, सब उसी से रिलेटेड था, क्योंकि सदमा ऑब्स्ट्रक्टिव जो शॉक है वह प्रेगनेंसी से ही रिलेटेड है, ठीक है ना। अब इसमें लक्षण क्या दिखते हैं, तो जैसे ही शॉक लगता है तो रक्तचाप निम्न हो जाएगा, रक्तचाप जो है व्यक्ति का डाउन हो जाता है। ठंडी व चिकनी त्वचा, अब जैसे ही सदमा लगता है, बेहोश होता है व्यक्ति, तो उसका त्वचा ठंडा पड़ने लगता है और त्वचा जो है क्या हो जाता है, चिकनी चिकनी देखने को मिलता है, समझ रहे हैं। पेशेंट में चक्कर जैसे स्थिति बनने लगता है, त्वचा पीला पड़ जाता है, अत्यधिक ब्लीडिंग जो है लक्षण दिखा जा सकता है कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना। प्री एक्लेम्सिया भी व्यक्ति में आ सकता है इस दौरान, सदमे के दौरान, ठीक है। और नाड़ी दर बहुत ज़्यादा जो है बढ़ जाता है। तो ये सब सदमा में मरीज को लक्षण होता है, जो कि देख लिए। अब रही बात प्रबंधन कैसे किया जाएगा, तो प्रबंधन में निम्न रक्तचाप को स्थिर कर समान बनाए रखें। रक्त का बहुत बड़ा महत्व हो जाता है ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में। तो ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक में अगर आपको रक्तचाप निम्न है तो उसको समान बनाए रखना चाहिए। इसके लिए जो भी उपाय है करेंगे। गर्भवती को बिस्तर पर सीधा लिटाना चाहिए। समान प्रसव संभव न हो तो सिजेरियन सेक्शन कराना चाहिए। अगर मान गए किसी को लगे ऐसा कि इसमें शॉक लग सकता है, अगर नॉर्मल प्रसव का बहुत ज़्यादा अगर दिक्कत करेंगे तो ये चीज़ें होगा, तो सिजेरियन सेक्शन का जो है क्या करेंगे, उसमें ये चीज़ें करेंगे, ओके। आवश्यकता अनुसार जो है O2 की पर्याप्त मात्रा दें। क्या करेंगे कि आवश्यकता अनुसार जो है ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा देंगे, ओके। आगे है गर्भवती की प्रसव पूर्व पर्याप्त देखभाल करनी चाहिए। अब गर्भवती को जो है प्रसव से पहले पर्याप्त देखभाल करनी चाहिए ताकि मजबूती मिले, उससे घबराए नहीं, और यह सब जो है उसे क्या करता है, बचाता है शॉक से। और यही जो है आपका हो गया ऑब्स्ट्रक्टिव शॉक, ओके। एक क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा गया था, बट इस क्वेश्चन में कोई खास जो है दम नहीं है। क्या पूछा है कि पुनर्जीवन में उपयोगी उपकरण की सूची बनाइए। मतलब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि रिससिटेशन में उपयोग होने वाले जो जो उपकरण होते हैं उसको जो है, तो ये चीज़ें हैं पुनर्जीवन के मतलब समझ रहे हैं कि जैसे किसी को अगर CPR दिया जाता है तो इसमें भी तो जो है रिससिटेशन करना होता है, मतलब उससे फिर से जो है जीवन देना, यही पुनर्जीवन होता है। तो ऐसे ही यह जो है प्रसव के दौरान, ठीक है ना, महिला का जब प्रसव होता है तो बच्चे और महिला दोनों के लिए जीवन बचाने के लिए, चूँकि उस समय एक बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, तो उस समय कुछ उपकरण होते हैं जो उसके जीवन बचाने के लिए भी काम में आता है, जो ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो बच्चे को हो चाहे वो महिला के लिए हो। तो उस प्रकार के जो है उपकरण की सूची बनाना है जो पुनर्जीवन में उपयोगी होते हैं, ओके। आगे चलते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर रिससिटेशन कौन कौन से उपकरण है, तो 10 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। पहला आता है स्टेटोस्कोप नियोनेंटल साइज। स्टेटोस्कोप समझ गए ना, समझ रहे हैं स्टेटोस्कोप किसको कहते हैं। तो पहला उपकरण है स्टेटोस्कोप, जो क्या करता है, हृदय गति को सुनने में, साउंड को सुनने में आपको एब्डोमिनल से लेकर चेस्ट तक जो है काम में आता है, तो ये होना चाहिए। दूसरा है
पल्स ऑक्सीमीटर और नियोनेंटल प्रोब होना चाहिए, समझ गए। पल्स के मापने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए और नियोनेंटल प्रोब होना चाहिए, समझ गए। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अच्छा क्वेश्चन है, 10 नंबर में है। उसके बाद गले को साफ करने के लिए लैरिंजोस्कोप होना चाहिए, समझ गए। लैरिंजोस्कोप होना चाहिए जिसके द्वारा हम गले का परीक्षण करते हैं, ठीक है। इंडोट्रेकियल ट्यूब होते हैं जो कि जरूरी पड़ने पर यह जो है ट्यूब डाला जाए, ठीक है, तो इंडोट्रेकियल ट्यूब होना चाहिए। उसके बाद ए सोर्स ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन, और मेडिकल ऑक्सीजन का स्रोत होना चाहिए, समझ गए। अगर मान गए सेंट्रल सप्लाई नहीं है तो उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर आता है, वो रखना चाहिए, ठीक है। टी पीस डिवाइस होना चाहिए, जो टी पीस जो डिवाइस होता है वो होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग विथ ए प्रेशर सेफ्टी भाल्व एंड ए मैनोमीटर। अब आप लोग को पता होना चाहिए कि फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग यानी जो बच्चा शिशु होता है उसके लिए एक बैग होता है जिसे हम लोग सुरक्षा के साथ में प्रेशर दबाव देते हैं, और वह बैग जो है बच्चे को क्या करता है, बाल्ब और मैनोमीटर जो कि एक सुरक्षा बैग के रूप में होता है, ये चीज़ें होनी चाहिए। फेस मास्क होनी चाहिए इन ए रेंज ऑफ साइज सुटेबल फॉर प्री मेच्योर एवं टर्म इन्फेंट, मतलब बच्चे के शिशु के हिसाब से जो है फेस मास्क होना चाहिए। आप लोग देखते होइएगा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको जो है फेस पर मास्क लगा दिया जाता है, ठीक है, तो ऐसे जो है मास्क होना चाहिए जो प्री मेच्योर और टर्म इन्फेंट के जो है साइज के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद लैरिंजल मास्क एयरवे होना चाहिए, फीडिंग ट्यूब यानी पोषण कराने वाला ट्यूब होना चाहिए, इंट्रावेन कैनुला यानी आईवी कैनुला होना चाहिए, समझ गए। उसके बाद सिरिंज होनी चाहिए एंड नीडल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है आपका कुछ ड्रग भी होना चाहिए जो आपात स्थिति में दिया जाए और जीवन को बचाया जाए, जैसे एड्रीनेलाइन, सोडियम क्लोराइड, स्टरलाई वाटर फॉर इंजेक्शन, तो एनएस वाटर जिसको हम लोग कहते हैं, तो ये सब चीज़ें जो है होनी चाहिए। फिर से रिपीट कर लीजिए, रिससिटेशन उपकरण के सूची बनाने को पूछेगा 5 या 10 नंबर में, तो देख लीजिए कौन कौन सा है, एक बार और रिपीट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे है, देख लीजिए, पुनर्जीवन वाला उपकरण जो है उसमें पहला है स्टेटोस्कोप जो कि शिशु के साइज के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए और नियोनेंटल प्रोब होना चाहिए, समझ रहे हैं। लैरिंजोस्कोप होना चाहिए, इंडोट्रेकियल ट्यूब होनी चाहिए, ए सोर्स ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन यानी मेडिकल ऑक्सीजन होनी चाहिए, टी पीस डिवाइस होनी चाहिए, ठीक है। फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग यानी फ्लो इन्फ्लेटिंग बैग विथ ए प्रेशर सेफ्टी यानी प्रेशर सेफ्टी के साथ में हम लोग जो है बैग को फ्लो करेंगे शिशु के लिए। वाल्व एंड मैनोमीटर होना चाहिए, फेस मास्क होनी चाहिए शिशु के हिसाब से, जो प्री मेच्योर और टर्म इन्फेंट के हिसाब से होना चाहिए फेस मास्क। लैरिंजल मास्क एयरवे होना चाहिए, फीडिंग ट्यूब होना चाहिए, इंट्रावेस यानी आईवी कैनुला होना चाहिए, सिरिंज एंड नीडल होनी चाहिए, ठीक है, और दवाइयाँ होनी चाहिए जैसे एड्रीनेलाइन, सोडियम क्लोराइड, स्टरलाई वाटर फॉर इंजेक्शन, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आपको सूचीबद्ध करना होगा, एक बार पूछा भी गया है तो इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने करा दिया, आप लोग इसको क्लियर कर लीजिए, ठीक है। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।